पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हुए 1 घंटे बीत चुके हैं। CWC की बैठक में शुरुआती जो क्रियाकलाप हुए हैं उसकी जानकारी देने के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आए हैं। उनको सुनते हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे इस सभा की शुरुआत हुई है, क्या कुछ हुआ है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनका उद्बोधन हुआ है, उनके उद्बोधन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई हैं, सब पर चर्चा किया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जो कमियां हैं उन कमियों को गिनाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके विदेश नीति पर सवाल उठाया है, आर्थिक नीति पर सवाल उठाया है। पड़ोसी जो राज्य हैं बिहार से जुड़े हुए या भारत से जुड़े हुए जो पड़ोसी देश हैं उनसे भारत के संबंध खराब हुए हैं। सीज फायर की चर्चा उठाई है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और सीज फायर के दौरान भारत के साथ कोई देश खड़ा नहीं था, ऐसा खड़गे ने कहा है। साथ ही साथ बहुत सारे जो ट्रंप के तरफ से जो व्यवहार किए जा रहे हैं वो उस पर एक सवाल उठाया गया है। कई भारतीयों को अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है ट्रंप की नीति की वजह से, इसका गुनाहगार कहीं ना कहीं सरकार को बताया जा रहा है। और अंत में चुनाव आयोग की भूमिका जो है वो भाजपा के प्रतिनिधि के तौर पर बताया जा रहा है। इस बात की चर्चा अपने जो शुरुआती प्रारंभिक भाषण है मल्लिकार्जुन खड़गे का, उस भाषण में किया गया है। तो सबसे पहले भूपेश बघेल का बयान सुनिए। मैं स्वागत करता हूँ। नेताओं का और मीडिया विभाग से जुड़े सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। आज हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन। आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बिहार में और सदाकत आश्रम में, जहाँ इस आश्रम में बिहार के बड़े बड़े राजनेता यहीं से देश की आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की। आज उसी सदाकत आश्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अध्यक्षता में आदरणीय हमारे लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, न्याय योद्धा के रूप में हम सब जानते हैं, उनकी उपस्थिति में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, जिसमें हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षगण उपस्थित हैं। आदरणीय खड़गे जी का जो प्रारंभिक उद्बोधन हुआ उसमें उन्होंने जो कहा, इस सदाकत आश्रम में जिन नेताओं ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जितने भी अनाम हमारे कांग्रेस के नेतागण हैं जिन्होंने इस लड़ाई में भूमिका निर्वहन किया, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया, उन सबको उन्होंने स्मरण किया है। आदरणीय साथियों, आज वर्तमान जो स्थिति है उसमें बड़ी चिंता जाहिर की आदरणीय अध्यक्ष जी ने। चाहे देश के आंतरिक मामले हों, चाहे देश के वैदेशिक मामले हों, सभी जगह हालात चिंताजनक है। देश के अंदर जो आर्थिक हालात बन पड़े हैं वो सबसे ज़्यादा चिंतनीय है। एक तरफ किसानों की आय दुगुनी करने की बात कही गई, लेकिन वो हुआ नहीं। दूसरी तरफ मनरेगा का बजट घटा दिया गया है, मनरेगा मजदूरी मिल नहीं रहा है गरीबों के लिए। तो तीसरे तरफ MSME, जितने हमारे लघु और मध्यम श्रेणी के जो उद्योग हैं वो चरमरा गया है। तो आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ही डामाडोल है। ऐसे समय में जब GST लागू किया गया उस समय भी कांग्रेस ने विरोध किया था और सुझाव दिया था कि 4 और 8% का स्लैब होना चाहिए, जबकि 5 स्लैब रखे गए। और उस समय प्रधानमंत्री जी का भाषण आप उठा के देख लीजिए,
उस समय भी उन्होंने कहा कि बहुत क्रांतिकारी कदम है। देश की दूसरी आज़ादी का दिन है 30 जून 2017 को उन्होंने मध्य रात्रि की घोषणा की, ये दूसरी आज़ादी है। और उस समय भी गरीबों के माली हालात सुधरेंगे, किसानों के, मजदूरों के, नौजवान के, व्यापारियों और उद्योगपतियों की स्थिति में गुणात्मक वृद्धि होगी, इस प्रकार की बात कही गई थी। और वही बात जब आप 5 स्लैब वही बात आप कह रहे हैं, लेकिन इन 8 सालों में आर्थिक पूरे देश की जनता को लूटने का काम केंद्र सरकार ने किया। 50 लाख करोड़ से भी अधिक राशि वसूली की गई और आज जनता की हालत बेहद खराब है। उनके क्रय शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई है और अब ये कहते हैं कि उत्सव मनाने के बाद जब लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो खरीदी किस बात की करेंगे। इस प्रकार की बातें आदरणीय खड़गे जी ने प्रारंभिक उद्बोधन में की। विदेश नीति के बारे में भी उन्होंने कहा कि आज हमारे पड़ोसी देश जितने भी हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, उनका झुकाव चीन के तरफ हो गया है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जब राहुल जी ये मामला उठाते हैं कि डोकलाम के मामले हो चाहे अन्य जहाँ चीन ने घुसपैठ किया हुआ था, प्रधानमंत्री जी उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं, न कोई घुसा हुआ है न कोई आया है। इस प्रकार से आप देखेंगे आज हमारे पड़ोसी देशों में, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, अब नेपाल, पहले आप बांग्लादेश, पहले श्रीलंका में हुआ, राष्ट्रपति कार्यालय में उसके निवास में घुस गए थे। बांग्लादेश की स्थिति उससे भयावह हुई और सबसे ज़्यादा खराब स्थिति नेपाल की, जहां न केवल लोकसभा में घुस गए, न केवल मंत्रियों के घर जलाए गए, पूर्व प्रधानमंत्री के उसकी पत्नी को जला के मार डाला गया, न्यायपालिका को छोड़ा नहीं गया और जो प्रजातंत्र का जो चौथा स्तंभ है, हम जिसे मीडिया कहते हैं, मीडिया घरानों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, वहाँ तोड़ फोड़ किया। तो जो प्रजातंत्र के 4 पाए हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, चारों को वहाँ ध्वस्त किया गया है। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। और वहीं जिस अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने व्यक्तिगत मित्र बताते हैं, उन्होंने मित्रता कैसी निभाई, उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। जिस प्रकार से देश में जो हालात बने, जो पहलगाम की घटना घटी, पूरी दुनिया ने इसके आलोचना की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के समय और जिस प्रकार से सीज फायर हुआ, उसके बाद कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। भले सांसदों के प्रतिनिधि भेजे गए, लेकिन कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। ये विदेश नीति की असफलता है। और जहाँ तक कि ट्रंप की बात है, ट्रंप अपना मित्र बताते हैं, लेकिन सीज फायर मैंने कराया, इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री का न केवल अपमान किया, कोई नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत अपमान नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का अपमान है। और एक बार नहीं 37 बार उन्होंने कहा कि मैंने सीज फायर कराया और इसका जवाब मोदी जी नहीं दे पाए। दूसरी तरफ जो टैरिफ लगाया गया, 50% जो टैरिफ लगाया गया, पैसे उसके मोदी जी के मित्र कमा रहे हैं और टैरिफ का भार आम जनता उठा रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भारत के नागरिकों को बेड़ियों में जकड़ के भेजा गया, किस प्रकार से हमारे भारत के नागरिकों का अपमान किया गया। लेकिन न विदेश मंत्रालय की ओर से न भारत सरकार की ओर से इसका विरोध नहीं किया गया, प्रतिकार नहीं किया गया। और अभी जिस प्रकार से H1B वीज़ा के मामले में जो फैसला लिया गया और लगभग 88 लाख
रुपये प्रति वर्ष जो उनसे टैक्स वसूला जाएगा, इसके कारण से लाखों भारतीय अमेरिका छोड़ने के लिए बाध्य होंगे। और उसके कारण से जो आईटी सेक्टर है, जो और दूसरे सेक्टर हैं, उसमें भारी बेरोजगारी आएगी, जिसका दोषी यदि कोई है तो वो देश के प्रधानमंत्री जी हैं। तो विदेश नीति उनकी तो पूरी तरफ है, देश के आर्थिक नीति पूरी तरफ है, पड़ोसी देशों के वही बात आप कह रहे हैं, वही बात आप कह रहे हैं, वही बात आप कह रहे हैं। लेकिन इन 8 सालों में आर्थिक पूरे देश की जनता को लूटने का काम केंद्र सरकार ने किया। 50 लाख करोड़ से भी अधिक राशि वसूली की गई और आज जनता की हालत बेहद खराब है। उनके क्रय शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई है और अब ये कहते हैं कि उत्सव मनाने के बाद जब लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो खरीदी किस बात की करेंगे। इस प्रकार की बातें आदरणीय खड़गे जी ने प्रारंभिक उद्बोधन में की। विदेश नीति के बारे में भी उन्होंने कहा कि आज हमारे पड़ोसी देश जितने भी हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, उनका झुकाव चीन के तरफ हो गया है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जब राहुल जी ये मामला उठाते हैं कि डोकलाम के मामले हो चाहे अन्य जहां चीन ने घुसपैठ किया हुआ था, प्रधानमंत्री जी उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं, न कोई घुसा हुआ है न कोई आया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे आज हमारे पड़ोसी देशों में, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, अब नेपाल, पहले आप बांग्लादेश ने जो बात कही है, जो हमारे प्रजातांत्रिक संस्थानें हैं जिसके माध्यम से प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत होती है, वो सारे संस्थाएं कमजोर की जा रही है। चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे ईडी और आईटी और सीबीआई का उपयोग ये व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए कर रहे हैं, राजनीतिक द्वेष के लिए कर रहे हैं। तो इससे निश्चित रूप से प्रजातंत्र कमजोर हुआ है और सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक कोई प्रजातंत्र को मजबूत करने वाला कोई संगठन है तो निर्वाचन आयोग है। और निर्वाचन आयोग आज उसकी भूमिका जो है भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में या भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में हो गया है। इस प्रकार प्रजातंत्र कमजोर हो रहा है और ऐसे समय में ये आंदोलन की धरती, ये सामाजिक न्याय की धरती और बिहार की ऐतिहासिक धरती में CWC के आज बैठक हो रही है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। ये प्रारंभिक उद्बोधन में आदरणीय खड़गे जी ने की। थैंक यू। अभी प्रारंभिक उद्बोधन हुआ है, उसके बाद हमारे जो बिहार के प्रेसिडेंट है वो बिहार के बारे में बात की है और जो रेजोल्यूशन जयराम रमेश जी ने जो प्रस्तुत किया है उसमें चर्चा हो रही है। मैं तो खड़गे जी के जो प्रारंभिक उद्बोधन है उसके बारे में ब्रीफ करने आपके बीच में क्या चीज देखिए, राजनीतिक पार्टी समय समय पर कदम उठाती है और ये बिहार में भी आपने कहा तेलंगाना की बात और बहुत बार वर्किंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, लेकिन चुनाव भी है और बिहार में वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। सदाकत आश्रम भी ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। खड़गे जी ने अपने प्रारंभिक भाषण शुरू करने के पहले ही इस बात का उल्लेख किया कि मैडम की तबीयत, वो मैडम आना चाहती थी लेकिन तबीयत थोड़ी सी ढीली होने के कारण से वो नहीं आ पाया। साथ है पौष्मी जी। साहब कह रहे हैं कि
देखिए, महागठबंधन की जब बैठक होगी और इस मामले में जब चर्चा होगी तो उस समय फैसले होंगे। आज तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, ये महागठबंधन की बैठक नहीं है। जब वो इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो उसमें यह तय किया जाएगा। कौन बोल रहा है? बीजेपी और जेडीयू के नेता। मतलब वो लोग नहीं कर पा रहे हैं क्या? क्योंकि वो चर्चा करेंगे तो अशोक चौधरी की चर्चा होगी, जायसवाल की चर्चा होगी, है ना, और फिर सम्राट चौधरी के सर्टिफिकेट के बारे में चर्चा होगी, तो वो नहीं कर पा रहे हैं क्या जो हम लोग से अपेक्षा कर रहे हैं? अब बिहारी बाबू भी आपके बगल में खड़े हैं। बाबा कुछ आपकी धरती में आए हैं जी, आपका स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दूसरा प्रश्न, नीतीश कुमार बीजेपी के लिए बोझ बन गए हैं और उनको रिटायर करने का प्लान बीजेपी कर रही है। बिल्कुल सही बात। जो स्थिति है नीतीश बाबू की, हम तो चाहते हैं कि नीतीश बाबू स्वस्थ हों और शतायु हों, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की भूमिका इसमें रही है, पूरा बिहार और पूरा देश जानता है। सवाल उठाया है कि कांग्रेस की चाल बिल्कुल वैसी ही है जैसे दिल्ली चुनाव के बाद उसने आम आदमी पार्टी से दूरी बना ली थी। बिहार में भी यही कहानी दोहराई जा रही है। आदरणीय, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ और आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अपना प्रश्न पूछिए। अमित मालवीय के प्रवक्ता क्यों मर रहे हैं? आप अपना प्रश्न करिए, मैं उत्तर दूंगा। जी, इस मामले में मैंने अभी प्रारंभिक उद्बोधन की बात कही है खड़गे जी का, और इस मामले में लगातार सब नेता आएंगे, बात रखेंगे। जो आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे नेताजी शायद उसमें कुछ कहेंगे। नेतृत्व के बारे में भी मैंने पहले कहा कि महागठबंधन की जब बैठक होगी उसमें तय हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, देखिए, जब कोई भी गठबंधन की कोई भी पार्टी कोई गतिविधि करती है, यदि उसकी ताकत बढ़ती है तो गठबंधन की ताकत बढ़ती है। यदि कांग्रेस मजबूत हो रही है तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की ताकत भी बढ़ रही है। तो कांग्रेस जब बिहार में इतना सक्रिय प्रदर्शन कर रही है, राहुल गांधी पहले 13 दिन बिहार में रहे, उसके बाद 100 से अधिक नेता जवान पहुंचे हैं, तो क्या कांग्रेस बिहार में 70 सीटों पर टिकी रहेगी या गठबंधन में सीटें आपकी? इस मामले में मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ जिसके बारे में बोलूँ। इसके बारे में जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी उसमें तय होगा। थैंक यू। तो आपने सुना, भूपेश बघेल ने बारी बारी से तमाम बातों को रखा है। शुरुआती जो बैठक सीडब्ल्यूसी की हुई और जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाषण दिया उसके बारे में डिटेल से ब्रीफिंग की है। और देखिए, स्पष्ट है कि सीडब्ल्यूसी में इस बार कांग्रेस ने कहा था कि भारत की बात हम बिहार से करेंगे, तो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का जो पूरा प्लानिंग है वो किया जा रहा है। हालांकि सवाल लगातार मीडिया की तरफ से किए जा रहे हैं कि आखिर सीडब्ल्यूसी की बैठक अचानक बिहार में करने का मकसद क्या है, चुनावी साल है क्या इस वजह से, और जो गठबंधन के घटक दल हैं क्या उन पर कोई प्रेशर पॉलिटिक्स डालने के लिए ये किया जा रहा है। तो इन सवालों से कहीं ना कहीं भूपेश बघेल बचते नजर आए। फिलहाल और भी जो लोग नेता आएंगे उनसे भी हम बातचीत करके आपको बताने का प्रयास करेंगे कि क्या हलचल है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।